पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज आप पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 23 पार्ट 1 ई भारत 20 चैनल पर। सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर का प्रोग्राम पाइथन लैंग्वेज, चैप्टर नंबर 6 11th क्लास एंड देन यूनिट नंबर 2 बीटेक सेकेंड ईयर। टॉपिक होगा फॉर लूप या काउंटर कंट्रोल लूप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ई भारत 20 चैनल पर पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज को। तो पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 23। ये कोर्स चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th का और एकेटीयू यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर में जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ये वो सीरीज चल रही है। टॉपिक है आज का फॉर लूप या काउंटर कंट्रोल लूप। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में व्हाइल लूप की वर्किंग देखी थी कि व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है और उसका सिंटेक्स क्या था, उसका फ्लो चार्ट क्या था, और हमने वहां पर वेरियस प्रोग्राम को कर उसका प्रोग्राम हमने बनाया था। ठीक है, तो एक बार आपको मैं जल्दी से रिवीजन करा देता हूं और फिर उसके बाद आता हूं फॉर लूप के ऊपर। तो आइए रिवीजन करते हैं। ब्लैंक पेज पर चलते हैं, ब्लैंक पेज पर देखते हैं। ये रहा ब्लैंक पेज आपका। चलिए, तो स्टार्टिंग में बच्चों मैंने आपसे बोला था एक होती सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। तो जैसे एक छोटा सा मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको लिखना है टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। अगर आप सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में लिखोगे तो आपको अपना नाम 10 बार कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। प्रिंट, सपोज दैट आपका नाम अमित है, तो आप इस तरीके से 10 बार लाइन को लिखोगे, इस तरीके से। ऐसे करके एंड देन लास्ट में लाइन नंबर 10 होगी, इस तरीके से आप लिख दोगे। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, वन बाई वन वन करके इस तरीके से। अब अगर ये प्रोग्राम तो अभी छोटा था, 10 लाइन थी, तो आपने यहाँ पर 10 लाइन इसको प्रिंट करा दी। ये लाइन नंबर 1 2 3 अप टू ये लाइन नंबर 10। छोटा प्रोग्राम में लिख सकते हैं। अगर मैं 10 की जगह ये बोलूँ 10,000 बार लिखो, है ना, 10,000 टाइम लिखो, तो आप क्या 10,000 लाइनें इस तरीके से लिखेंगे? हाँ, लिख भी सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो इस टाइम को सेव करने के लिए एक दूसरा तरीका निकाला गया कि स्टेटमेंट जिसको आपको रिपीट करना है, बार बार वही लिखना है, उसको आप एक बार लिखेंगे लेकिन वो लाइन 10 बार अपने आप एग्जीक्यूट होगी। तो ये होता है किसकी हेल्प से? लूपिंग की हेल्प से। तो पाइथन लैंग्वेज जो है प्रोवाइड कराती है आपको, पाइथन लैंग्वेज जो है प्रोवाइड कराती है आपको दो लूप। कौन से लूप? एक तो यूज बताती है आपको व्हाइल लूप के बारे में, और दूसरा बताती है आपको फॉर लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप क्या कहता है, इसका सिंटेक्स हमने देखा था। क्या कि सबसे पहले आप इनिशियलाइज कराइए वैल्यू को। तो हमने वैल्यू इनिशियलाइज कराई 1 से, फिर हमने कंडीशन लगाई व्हाइल इस तरीके से i इज लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर है तो प्रिंट करा दो किसको? अमित को, इस तरीके से। फिर हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया था y 1 से, एंड सो ऑन। ये पूरा प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका था। इस तरीके से हमने इसको व्हाइल लूप में देखा था। नाउ अब इसी प्रोग्राम को हम फॉर लूप से कैसे बनाएंगे, ये आज हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर लूप के बारे में तो देखिए क्या है। द फॉर लूप इज द फॉर लूप in Python is used to assess the elements of any sequence one by one। तो पहली लाइन तो हमें ये सीखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी कि ये जो कह रहा है is used to assess the elements of any sequence one by one। तो ये सीक्वेंस क्या है? ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपकी लिस्ट हो सकती है, टपल,
टपल हो सकती है, सेट हो सकती है, ठीक है। तो ये इन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, या स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में या तो वो लिस्ट होगी, या टपल होगा, या सेट होगा, या स्ट्रिंग होगा। तो इस लिस्ट में या टपल में या सेट में या स्ट्रिंग में जो भी एलिमेंट होंगे उनको वो वन बाई वन करके एक्सेस करता है। ओके, इस तरीके से। तो फॉर लूप का मेन काम क्या है? तो फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एनी सीक्वेंसेस बाई वन करके। जैसे एक लिस्ट है, सपोज दैट ये लिस्ट है, लिस्ट में 5 नंबर पड़े हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा जो फॉर लूप है वो इसको एक्सेस करेगा। सबसे पहले फॉर लूप एक्सेस करेगा 1 को, फिर एक्सेस करेगा 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। इस तरीके से एक्सेस करेगा फॉर लूप। ओके, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, for स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यूज और ए सीक्वेंस। देखो लिखा है ना ये सीक्वेंस, या फिर रेंज लिखा, रेंज ऑफ वैल्यूज। तो रेंज फंक्शन भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया है। द for loop is executed for each of the items in the range। लिखा है देखो, for loop is executed for each of the item in the range। These value can be either numeric, नंबर हो सकती है, या अदर टाइप का डेटा हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग हो जाए, लिस्ट हो जाए, टपल हो जाए, सेट हो जाए, एटसेट्रा हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। नाउ बात करते हैं सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का। तो फॉर लूप का सिंटेक्स देखिए, क्या सिंटेक्स है भाई? सिंटेक्स है इसका सिंपल सा, फोर कीवर्ड है, फोर वेरिएबल का नाम लेंगे, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इन लिखेंगे, इन ऑपरेटर है, और यहां पर लिखेंगे सीक्वेंस, सीक्वेंसेस, या रेंज फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर लगाएंगे कोलन, और यहाँ पर लिखे जाएंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 अप टू स्टेटमेंट एन, स्टेटमेंट एन। एंड देन यहाँ पर लूप से बाहर लिखा जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, इस तरीके से। तो देखिए क्या है, सिंटेक्स मैंने यहाँ लिख रखा, फोर है, फोर के साथ एक यहाँ पर लिखा है कंट्रोल वेरिएबल, यानी फोर को कंट्रोल करने वाला कौन सा वेरिएबल है उसको लिखिए। इन ऑपरेटर है, सीक्वेंसेस कोई सा भी हो सकता है, लिस्ट हो जाए, टपल हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है, डिक्शनरी हो जाए, कुछ भी। या फिर हम यहाँ पर सीक्वेंसेस की बात करें तो यहाँ पर रेंज फंक्शन आ सकता है। और फिर उसके अंदर हम लेके आते हैं, यानी ये फॉर लूप, जो फॉर लूप के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो कौन से हैं? स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 अप टू एन, या जिसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप। ओके, इस तरीके से। जब ये पूरी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाती है और ये फोर स्टेटमेंट सारे सीक्वेंसेस को रीड कर लेता है, तो हम कहाँ पर आते हैं? नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। ओके, इस सब चीज को हम अभी प्रोग्राम के तरीके से समझेंगे, और ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। जरा यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है वेयर वेरिएबल इज एनी वैलिड आइडेंटिफायर। जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो फॉर लूप में वो वैलिड होना चाहिए। दैट विल बी असाइंड ईच वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस वन बाई वन। For each value of the sequence, the statement which are written in the loop construct will executed, else go to the next statement। ओके, तो चलो इसका एक फ्लो चार्ट समझते हैं। देखिए, आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस, सीक्वेंस से अगर हमें आइटम मिल रहे हैं तो हम ये वाला लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। पहला आइटम मिला, रन किया, फिर आ गए, दूसरा आइटम मिला, फिर रन किया, तीसरा आ गए, इस तरीके से। और जैसे ही हमें यहाँ से कोई सीक्वेंस नहीं मिलता तो हम इससे कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं, और सीधे कहाँ चले जाते हैं? यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चले जाते हैं। किस पर चले जाते हैं? नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चले जाते हैं। ओके, इस तरीके से। तो देखिए, with every iteration of the loop, the control variable check whether each of the values in the range have been traversed or not. When all the items in the range are traversed, the statement within the loop are not executed. The control is then transferred to the next statement. Okay, इस तरीके से।
तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। और एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रख लीजिए। क्या है? व्हेन वी नो इन एडवांस द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप शुड बी एग्जीक्यूटेड, वी यूज काउंटर कंट्रोल लूप या फिर फॉर लूप को। जब हमें ये पता होता है पहले से कि हमें ये जो एलिमेंट है ये कितनी बार प्रिंट कराना है, हाउ मेनी टाइम्स, जब हमें टाइम्स का पता होता है कि इसको 10 बार, 15 बार, 20 बार, तब उस जगह पर हम फॉर लूप का यूज करते हैं। और फॉर लूप को ही हम क्या बोल सकते हैं? काउंटर कंट्रोल लूप कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे ये लिखा है टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। तो देखिए मैंने किस तरीके से प्रोग्राम बनाया, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा फोर आई इन, और ये लिखा दी मैंने एक सीक्वेंसेस। ये क्या लिखा हुआ है? एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। और इस सीक्वेंस का नाम क्या है भाई? लिस्ट है। क्या नाम इसका? लिस्ट है। तो ये जो आई वेरिएबल है, इस आई वेरिएबल को सबसे पहले कौन सी वैल्यू असाइन होगी? तो इस आई वेरिएबल को इस सीक्वेंस का पहला नंबर असाइन होगा, ये वाला। ठीक है, तो इस आई को पहला नंबर असाइन होगा 1। या ये आई जो है, आई इस ऑपरेटर के साथ इस सीक्वेंस में चेक करेगा क्या मेरी एग्जिस्टेंस इस लिस्ट में है या नहीं। तो आई को जब वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी तो चेक होगा क्या 1 इस लूप के अंदर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, इस सीक्वेंस के अंदर है, यानी ये बात हो गई ट्रू। और ट्रू होने पर हमें क्या प्रिंट कराना है? ये प्रिंट कराना है, प्रिंट आई। तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 1। एंड देन कोमा लगाकर क्या प्रिंट हो जाएगी? आगरा। फिर आई को नई वैल्यू असाइन होगी, दैट इज 2। ये तो 2 चेक करो क्या 2 इस सीक्वेंस में अवेलेबल है? हाँ जी है। तो इसको प्रिंट करो 2, और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? फिर दोबारा आगरा, इस तरीके से। फिर आई को नेक्स्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये 3। तो क्या 3 सीक्वेंस में अवेलेबल है? हाँ जी है। तो यहाँ पर इसको प्रिंट कराइए आगरा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक ये वैल्यू हमें 10 नहीं मिल जाती। और 10 पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा? आगरा। अब क्या कोई नेक्स्ट वैल्यू हमें यहाँ से मिलने वाली है? जी हाँ, नेक्स्ट वैल्यू हमें यहाँ से कोई नहीं मिलने वाली। तो हम आ जाएंगे इस लूप से बाहर। बाहर का मतलब यहाँ पर कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा इस पर। तो ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। तो आइए बनाते हैं इसका प्रोग्राम और देखते हैं क्या कहा गया कि आपको अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है। तो देखो, अगर वाइल लूप से लिखना होता तो वाइल लूप से तो ऐसे लिख देते हम। ठीक है, मैं यहाँ पर एक कमेंट बना के लिख दे रहा हूँ। वाइल लूप से लिखना होता यूजिंग वाइल, तो आप सिंपल सा क्या काम करते? आई इज इक्वल टू 1 लेते इस तरीके से, और यहाँ पर लगाते वाइल कंडीशन, वाइल, और यहाँ पर लगाते कुछ इस तरीके से, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पर ये लगा करके क्या लिख देते? प्रिंट कराओ किसको? आई को। और कोमा लगा के किसको प्रिंट करा दो? आगरा को। आगरा को ऐसे। और यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देते। ये बस हो गया पूरा प्रोग्राम वाइल से तो। ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आउटपुट आपके सामने है। बट हमें करना है किससे? किसकी हेल्प से? फॉर लूप की हेल्प से करना है। तो फॉर लूप में कैसे करेंगे वो देखो। इनिशियलाइजेशन देखिए, फॉर लूप से कैसे करेंगे वो देखिए। तो फॉर लूप से करने के लिए हमें फॉर लूप को लिखना होगा फॉर आई, वेरिएबल ले लिया आई, इन इन। अब एक सीक्वेंस बनाया हमने। क्या सीक्वेंस? हमने कहा कि आपके नेम को 10 बार प्रिंट कराना है, तो एक सीक्वेंस बना लिया, एक लिस्ट बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 नंबर की एक लिस्ट बन गई। अब सबसे पहले इस आई वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन होगी? 1 होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले चेक होगी क्या आई की वैल्यू जो 1 है क्या वो इस सीक्वेंस में अवेलेबल है? हाँ जी है, 1 इस सीक्वेंस में अवेलेबल है। देखो मैंने आपको जब लूप पढ़ा रहा था, वाइल लूप, तो मैंने आपको बताया था कि हर एक लूप में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है इनिशियलाइजेशन, जहां पर लूप जिस वेरिएबल पर चल रहा होता है उस वेरिएबल को पहली वैल्यू हमें असाइन करानी पड़ती है। दूसरा होता है कंडीशन चेक सेक्शन,
और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेक्शन। तो क्या वो चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है? हाँ जी, देखते हैं किस तरीके से। इस फॉर लूप को हम चला रहे हैं किसके ऊपर? आई वेरिएबल के ऊपर। तो इस आई वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? तो स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से आएगी? इस सीक्वेंस से आएगी। इस सीक्वेंस में पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है? 1। तो 1 जो है वो आई को असाइन हो जाएगा। अब जो इन ऑपरेटर है, ये इन ऑपरेटर क्या उनसा है? मेंबरशिप ऑपरेटर है, जो ये चेक करता है क्या ये 1 इस सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं। तो अगर सीक्वेंस का मेंबर है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे आई की वैल्यू 1 असाइन हुई तो तुरंत हमने चेक किया कि 1 इस सीक्वेंस में अवेलेबल है। हाँ जी है। तो ये कंडीशन होगी ट्रू। और हम यहाँ पर अब क्या प्रिंट कराने वाले हैं? आई वेरिएबल को। और आई वेरिएबल के साथ किसको प्रिंट करा देंगे भाई? आगरा को। इस तरीके से हमने इसको प्रिंट करा दिया। बस बन गया पूरा प्रोग्राम। अब आप इसको रन करके देख सकते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो आउटपुट आप देखेंगे इस तरीके से 1 to 10। अब ये चला कैसे है वो मैं आपको बता चुका हूँ। किस तरीके से चला है कि सबसे पहले ये 1 असाइन हुआ होगा किसको? इस आई को। फिर ये 2 असाइन हुआ होगा आई को। फिर ये 3 असाइन हुआ होगा आई को। फिर 4 असाइन हुआ होगा। फिर 5 असाइन हुआ होगा। फिर 6 असाइन हुआ होगा। तो एक्चुअली में ये फॉर लूप क्या काम करता है कि ये इस सीक्वेंस से वैल्यू को असाइन कराता है अपने वेरिएबल को। इस तरीके से ये काम करता है। ओके। तो ये प्रोग्राम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और प्रोग्राम देखते हैं एक और। जैसे ये लिखा है राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ 1 to 5, यानी 1 से 5 तक के नंबरों का आपको सम प्रिंट कराना है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। और यूजिंग क्या कराना है आपको? यूजिंग फॉर लूप। तो ये किस तरीके से कराएंगे? इसका प्रोग्राम लिखना है। तो चलो हमने एक सम नाम का यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, सम इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया, फॉर आई। एक वेरिएबल लिया आई इन। अब एक सीक्वेंस बनाया, सीक्वेंस में क्या लिखा? 1 2 3 4 5। 5 नंबर तक ले लिया हमने। इस तरीके से एक सीक्वेंस बना लिया। अब हमने क्या काम किया? यहाँ पर सम इज इक्वल टू क्या लिख दिया? सम प्लस आई कर दिया। बस नेक्स्ट स्टेटमेंट पर गए, यहाँ पर प्रिंट, और हमने कहा सम को प्रिंट करा दो। सम इज इक्वल टू सम को प्रिंट करा दो एंड देन आंसर। बस बन गया पूरा प्रोग्राम। अब देखिए आउटपुट कैसे आएगा इस प्रोग्राम का, वो देखिए। सबसे पहले सम नाम की वैल्यू जो है, सम नाम का जो वेरिएबल है उसको असाइन 0 है, जो कि ऊपर लिखा है। अब यहाँ पर जो फॉर लूप में आई वेरिएबल है, इसको क्या वैल्यू मिली होगी? इस आई को वैल्यू मिली होगी इस सीक्वेंस का पहला नंबर। तो इस सीक्वेंस का पहला इंडेक्स क्या है? 1। तो 1 वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब यहाँ पर चेक किया हमने, क्या ये 1 इस सीक्वेंस का मेंबर है? हाँ जी है। तो इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पर आ गए। तो सम को कैलकुलेट किया गया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम की पहली वैल्यू क्या रखी है? 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है? 1। तो सम कितना हो गया? 1। ठीक है। नाउ क्या ये सीक्वेंस फिनिश हो चुका? अभी नहीं, दूसरा नंबर है। तो अब ये दूसरा नंबर किसको असाइन हो जाएगा? आई को। यानी आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 को चेक करेंगे, क्या 2 मेंबर है इस सीक्वेंस का? हाँ जी है। तो सम को फिर से चेक करो। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू पहले कितनी थी? 1। और अब कितनी आ रही है? 1 प्लस 2 दैट इज 3। ठीक है। क्या ये सीक्वेंस खत्म हो चुका? जी अभी नहीं हुआ, अभी 3 वैल्यू आई को मिलेगी। तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई? 3। फिर से सम निकालो। तो सम की वैल्यू पहले कितनी थी? 3। और 3 में अब क्या ऐड हो गया? 3। ये आ गई 6। क्या ये सीक्वेंस फिनिश हो गया? जी नहीं, अब आई की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। 4 को रीड किया जाएगा। तो सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 प्लस 4 दैट इज 10। क्या अब सीक्वेंस खत्म हुआ? जी नहीं, आई की वैल्यू क्या मिली? 5। तो 5 मिला और सम कितना आ गया? सम इज इक्वल टू 10 प्लस 5 दैट इज 15। क्या पूरा सीक्वेंस रीड हो गया? जी हाँ, 5 तक रीड हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा है। जब ये कंडीशन पूरी फेल हो जाती है, यानी फॉर लूप अपना वर्किंग बंद कर देता है, तो हम कहाँ जाएंगे? अब सीधे यहाँ पर जाएंगे प्रिंट पर। और यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम कितना हो चुका है? 15। तो ये 15 आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पर, ये वाइल लूप गलत लिखा है, यहाँ पर क्या लिखना है हमें? फॉर। इस तरीके से। ठीक है, कुछ बच्चे इसको इशू बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर सम इज इक्वल टू क्या लिख दें? 0।
और मैंने कहा मुझे 5 नंबर तक का सम चाहिए, तो एक मैंने लिस्ट बनाई और इसको यहाँ से हटा दिया। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे करना है सम इज इक्वल टू सम प्लस किसको कर दूं, आई को, आई को। ठीक है, एंड देन बस पूरा प्रोग्राम हो गया। लूप से बाहर प्रिंट कराओ किसको, सम की वैल्यू को। तो सम इज इक्वल टू क्या प्रिंट करा दो, सम। और आंसर देखिए, आंसर क्या आएगा, आंसर आया आपका 15। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी हाँ। चलिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 1 to 10 प्रिंट करके दिखाइए, ठीक है, तो 1 to 10 कैसे प्रिंट होगा। तो भाई सीधा सा क्वेश्चन है, 1 to 10 के लिए हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा और यहाँ पर ये सीक्वेंस बढ़ाना पड़ेगा, 6 7 8 9 देन 10 इस तरीके से। और इस सम को यहाँ से हटा दो। और क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 to 10 प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराइए। तो प्रिंट किसको करा दें हम, सीधे से आई को प्रिंट करा दें, तो 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। देखो आंसर क्या 1 to 10 प्रिंट हो चुका। जी हाँ। अब ये जो लाइन आपको मिल रही है, ये लाइन कैसी मिल रही है, वर्टिकल लाइन मिल रही है। अगर आप इसको चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में लाने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, एंड इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एक ही लाइन में लाने के लिए हमें ये यहाँ पर यूज करना पड़ता है। एंड देन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए ये आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर आपको सेम लाइन में प्रिंट कराना है तो हम किसका यूज करेंगे, एंड का। किसका यूज करेंगे भाई, एंड का। ओके, जो ये बतलाता है कि लाइन आपकी एंड हो गई है, आप इसके आगे दूसरा नंबर लिख सकते हो। 1 एंड हो गया, इसके आगे दूसरा नंबर लिख सकते हो। 2 एंड हो गया, तीसरा नंबर लिख सकते हो, इस तरीके से। बीच में अगर आपने स्पेस दिया, एक स्पेस आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर 2-3 स्पेस दे दिए इस तरीके से, ज्यादा स्पेस दे दिए तो ज्यादा स्पेस आ जाएंगे। देखो इस तरीके से। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं कराया तो स्पेस यहाँ से हट जाएंगे और नंबर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी फॉर लूप में हमने बात करी थी सीक्वेंसेस की। तो देखिए सीक्वेंसेस में हम बात कर रहे थे किसकी, कि डिफरेंट तरीके के सीक्वेंसेस हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, कि सर वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है और टपल भी हो सकता है। तो इस बात को प्रूफ करते हैं, क्या ये बात सही है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अभी आप जो सीक्वेंस देख रहे हैं, इस सीक्वेंस का नाम क्या, लिस्ट है। इस लिस्ट को हटा करके क्या मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको यूज कर सकता हूँ, लो जी, टपल मैंने यूज कर लिया। तो क्या इस सीक्वेंस को ये यूज करेगा, जी हाँ बिल्कुल करेगा। और मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ इस तरीके से। देखो हो गया प्रिंट। तो हम लिस्ट की जगह किसको दे सकते हैं, टपल को दे सकते हैं। क्या आप सर इसकी जगह सेट को दे सकते हैं, तो सेट की पहचान क्या होती है, कर्ली ब्रैकेट में होते हैं इस तरीके से। जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। और प्रोग्राम को रन करेंगे और आउटपुट आपके सामने है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी तक हम जो फॉर लूप को पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे डिफरेंट सीक्वेंसेस के साथ। डिफरेंट सीक्वेंसेस में हमने पढ़ा किसको, लिस्ट के साथ हम पढ़ सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है इसको टपल के साथ किया जा सकता है, इसको सेट के साथ किया जा सकता है। क्या इसको स्ट्रिंग के साथ किया जा सकता है। तो हम देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग लिखते हैं। और स्ट्रिंग कैसे, सपोज दैट मैंने स्ट्रिंग यहाँ पर ये कर दी, आगरा लिख दी, AGRA इस तरीके से आगरा लिख दी। और अब मैं ये कह रहा हूं कि प्रिंट करो आई को। तो देखो इस स्ट्रिंग में सबसे पहला करेक्टर क्या है, ए असाइन होगा आई को। तो पहले ए प्रिंट हो जाएगा, फिर जी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जी असाइन होगा फिर जी प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर आगरा AGRA आपके सामने आउटपुट आ गया। ओके, अगर आप ये यहाँ से हटा देते हैं तो आपको आउटपुट वर्टिकल मिल जाएगा इस तरीके से, AGRA। तो आप ये सीख गए होंगे कि हम फॉर लूप के साथ जिन सीक्वेंस को यूज करते हैं, तो उस सीक्वेंस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं और उसको ट्रैवर्स करा सकते हैं। ओके, आइए सीखते हैं फॉर लूप को रेंज फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं, यूजिंग फॉर विद रेंज फंक्शन। विद रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर और
देखना चाहते हैं कि रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो देखिए मैं रेंज फंक्शन के साथ क्या प्रिंट करवाने वाला हूँ, 1 to 10। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू प्रिंट 1 to 10 10 यूजिंग 4 विद रेंज फंक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी कुछ समय पहले एक सीक्वेंस लगा रखा था ऐसे। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस लगा रखा था और मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा रहा था, तो मेरी वैल्यू ऐसे इस तरीके से प्रिंट होके आ रही थी। लेकिन अब मुझे ये सीक्वेंस नहीं लगाना, इसकी जगह रेंज फंक्शन को लगाना है। तो मैं रेंज फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, RANGE, रेंज लगा दिया। अब रेंज फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट पास होते हैं, जिसमें से 2 तो होते हैं ऑप्शनल और तीसरा होता है इसमें कंपलसरी। तो कंपलसरी वाला कौन सा है? कंपलसरी वाला है स्टॉप वाली कंडीशन। फर्स्ट और लास्ट, जो फर्स्ट है स्टार्टिंग और जो लास्ट है स्टेप साइज, वो होता है ऑप्शनल। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए रेंज फंक्शन में लिखते हैं स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से शुरू हो, 1 से, एंड कहाँ पर हो जी, 10 पर हो, और स्टेप साइज कितना लगे, 1 का लगे। ठीक है, अब देखिए मैंने रेंज फंक्शन जब आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि जो स्टॉप की कंडीशन होती है उससे एक कम, उससे प्रीवियस वाले नंबर तक ये कंसीडर करता है। ठीक है, 10 को ये कंसीडर नहीं करेगा, 9 को कंसीडर कर लेता है, एक पहले तक का। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट देखिए क्या आया आपके सामने, 1 to 9 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जगह पर क्या कर दूं, 11 कर दूं, तो मेरा आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 to 10 आ जाएगा। तो समझते हैं ये जो रेंज फंक्शन है, इस रेंज फंक्शन ने किया क्या यहाँ पर। तो अभी कुछ समय पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मुझे लिस्ट जनरेट करनी हो रेंज फंक्शन से, तो मैं कुछ ऐसे लिखता था, देखो 1 10 एंड देन 1, ऐसे करके लिखता था। जी हाँ, तो जब मैं इस चीज को, इस लाइन को यहाँ पर रन कराऊंगा, तो ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस को जनरेट करेगा। उस सीक्वेंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक सीक्वेंस को कन्वर्ट करता है तो इसकी आंसर क्या आता है, देखो ये आ गया यहाँ पर 1 to 9। तो एक्चुअली में ये जो 1 to 9 है, ये जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज फंक्शन की जगह पर। तो क्या मैं इसको यहाँ से और इस रेंज फंक्शन को यहाँ से हटा करके क्या मैं ऐसे लिख दूं, ये ऐसे करके। ठीक है, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, और 9 की जगह यहाँ पर 9 के बाद, सॉरी 9 के बाद यहाँ पर 10 को लिखना पड़ेगा ऐसे। तो क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसे आप इसको रिप्लेस करते हैं और आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट आपके सामने क्या आ जाता है, 1 to 10। तो या तो आप ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे लिखो 1, 11, 1, तब फॉर लूप वर्क करता है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो एक प्रोग्राम और देखते हैं जल्दी से। टू प्रिंट द सम टू प्रिंट द सम ऑफ 1 to 10 यूजिंग 4 विद रेंज फंक्शन। यानी 1 से लेकर के 10 तक के नंबरों का हमें क्या प्रिंट कराना है, सम प्रिंट कराना है। ठीक है, और किसकी हेल्प से, फॉर लूप की हेल्प से। तो देखिए सबसे पहले मुझे सम नाम का एक वेरिएबल लेना होगा। सम इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 0। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस किसको करने वाला हूँ, आई को। और यहाँ पर फॉर लूप से बाहर प्रिंट कराने वाला हूँ किसको, सम को। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सम इज इक्वल टू सम को आप प्रिंट कर दो। बस हो गया पूरा प्रोग्राम, और आंसर देखिए कितना आया, 55। तो बच्चों ये प्रोग्राम आपको आ गया होगा समझ में, और हम सीख चुके हैं किसकी वर्किंग, फॉर लूप की वर्किंग समझ चुके हैं। अब आपको ये फ्लो चार्ट भी समझ में आ जाएगा तुरंत कि यहाँ पर आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस जो लिखा है यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में वो सीक्वेंस चल रहा है। वो सीक्वेंस हो सकता है लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो। अगर वो आइटम हमें मिलते रहते हैं उस सीक्वेंस से, तो ये वाली बॉडी, जो लूप बॉडी है, ये एग्जीक्यूट होता रहता है। और अगर नहीं मिलता तो हम चले जाते हैं इस साइड, और कहाँ चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में बच्चों आ गई होगी।
तो आप पढ़ रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉर लूप को या काउंटर कंट्रोल लूप को, और आप याद रखेंगे जब आपको ये पता हो कि मेरा प्रोग्राम कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा तो हम फॉर लूप को यूज करेंगे, और जब आपको ये पता ना हो कि कितनी बार ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब हम यूज करते हैं किसको, व्हाइल लूप को। अगर ये प्रोग्राम ये फॉर लूप या काउंटर कंट्रोल लूप आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी करें शेयर। थैंक यू वेरी मच।